हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो क्लास 11th फिजिक्स के संवेग संरक्षण के नियम पर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो संवेग संरक्षण का जो नियम है ना, आपको बता देते हैं। पहले तो ये इम्पोर्टेंट नियम है और इसी नियम पर दोस्तों आज की जो वीडियो है इस पर टोटली बात होगी। ठीक है, तो डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में हेडिंग संवेग संरक्षण का नियम। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, संवेग संरक्षित क्यों रहता है, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे बारी बारी से। तो जल्दी से दोस्तों अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए संवेग संरक्षण का नियम और इसको अच्छे से बहुत मस्त तरीके से समझिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो आपका संवेग दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, संवेग दिख रहा है ना, ये संवेग क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो संवेग होता है वो आपको पता ही है कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ क्या है संवेग, सब कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, सब कुछ चीज़ें एक एक चीज़ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को हम किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, P से व्यक्त करते हैं। और संवेग का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या मेरे भाई, द्रव्यमान इंटू वेग। मतलब यदि कहें द्रव्यमान और जो वेग है इसका यदि गुणा कर दिया जाता है तो हमें एक अन्य राशि जो प्राप्त होती है वो हमारा क्या है, संवेग। तो ये संवेग जो है ना वो है P बराबर m डॉट v। तो P सदिश राशि होने के कारण, v सदिश राशि होने के कारण ये हमारा जो सूत्र बनता है P का बनता है क्या, m डॉट v। ये हमारा संवेग है, ये हमारा संवेग है। अब हमसे क्या बोला, संवेग संरक्षण का नियम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब समझ रहे हो, संरक्षित का मतलब सुरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सुरक्षित। और सुरक्षित कौन होता है, सुरक्षित वह होता है जो कभी नष्ट ना हो। सुरक्षित का मतलब कौन होता है, जो कभी नष्ट हो ना हो, और नष्ट हो जाए तो फिर काय का सुरक्षा और काय का क्या, समझ गए ना। तो संरक्षित का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। सुरक्षित मतलब जो कभी नष्ट ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, जो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जो आपका संवेग होता है हमेशा नियत रहता है, हमेशा संरक्षित होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत या फिर कहें जो संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है। तो यदि ये जो नियम दोस्तों है संवेग संरक्षण का नियम, ये कहता है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, तो उसका कुल रैखिक संवेग जो है ना संरक्षित रहता है, नियत रहता है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक निकाय है, हमारे पास क्या है, एक ये निकाय है। ठीक है, ये हमारे पास मान लिया हमने क्या है, ये निकाय है। अब यदि इस निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, मतलब बाह्य बल यदि क्या है, इस पर शून्य है, बाह्य बल क्या है, शून्य है, तो इसका जो संवेग होगा वो हमेशा नियत होगा, हमेशा संरक्षित होगा, मतलब हमेशा जीरो के इक्वल होगा, हमेशा संरक्षित होगा, कभी नष्ट ही नहीं होगा। हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। समझ गया, आपको आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों जो संवेग संरक्षण का जो नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, ये गति के द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से सिद्ध करते हैं। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हम पढ़ चुके हैं, हमने न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों नियम पढ़ा दिए बहुत अच्छे से। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एक करके तीनों नियम है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, वो होता है आपका F वेक्टर इज इक्वल टू डेल P वेक्टर अपॉन डेल टी। मतलब संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, ये क्या है, संवेग में, संवेग और ये परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है मेरे भाई वो किसके बराबर होती है, बाह्य बल या बल के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। बट यहाँ से दोस्तों आपको इतना याद रखना है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, m डॉट v। यदि हम कहीं P लिख रहे हैं और कहीं हम P नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट v लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपका संवेग संरक्षण का है जो नियम है वो दो स्थितियों में हमारा जो है ना लागू होता है, दो स्थितियों में सिद्ध किया जाता है। पहला तो एक प्रथम कण के लिए, मतलब एक कण के लिए, और दो कणों के लिए, दोनों कणों के लिए, हम दोनों के लिए बात करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से। तो एक कण के लिए दोस्तों उत्पत्ति जो है ना, उत्पत्ति हमारे नंबर एक कण के लिए जो है ना
सबसे पहले हम सिद्ध कर लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास ये एक कण है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कण है, और ये जो कण है मान लेते हैं जो प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u से क्या है, गति कर रहा है। ठीक है, ये जो कण है इसका द्रव्यमान है m, और इस पर जो बाह्य बल है वो क्या है मेरे भाई, शून्य है। बाह्य बल क्या है, शून्य है। तो यही मैंने लिखा, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है जो प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, जिस पर आरोपित जो बाह्य बल है वो आपका क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। अब हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखते हैं। तो न्यूटन की गति का मेरे भाई जो द्वितीय नियम होता है वो होता है F वेक्टर इज इक्वल टू डेल पी वेक्टर अपॉन डेल टी। ये होगा ना। अब देखो जो बाह्य बल तो आपका शून्य है, बाह्य बल तो आपका क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किंतु F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ जब हम 0 रख देंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा डेल पी वेक्टर अपॉन डेल टी। एनी प्रॉब्लम, बोलो होगा कि नहीं, बोलो। अब डेल टी को इधर लेके जाएंगे, जब डेल टी को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डेल पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब डेल पी इज इक्वल टू 0 मतलब 0 एक क्या है, एक नियत राशि है। 0 क्या है, एक नियत राशि है। तो डेल पी इज वेक्टर इज इक्वल टू 0 मतलब पी वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जो पी वेक्टर 0 आ जाएगा, 0 एक नियत राशि है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। मतलब जो पी वेक्टर है वो क्या है, नियतांक। अब पी वेक्टर क्या है, संवेग, मतलब संवेग आ गया ना नियत, बोलो आ गया ना संवेग नियत। और यही तो हमारा ये नियम कहता है, जो संवेग संरक्षण का नियम है यही तो कहता है कि किसी निकाय पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग हमेशा नियत रहता है। और आ गया नियत, आ गया 0। बोलो हुआ कि प्रूफ कि नहीं, सही बताओ। तुम तो खुद सोचो कि होगा, हुआ प्रूफ है ना। तो आप अंत में क्या लिख दोगे, अंत में ये लिखोगे, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी गतिमान कण का, कोई भी गतिमान कण हो, जैसे मान के चलो इसको अगर मैं फेंक दूँ, इसको फेंक दूँ तो ये भी कण मान लो, तो इसका भी संवेग नियत होगा। चाहे इतना बड़ा कण फेंकूँ, चाहे इतना बड़ा, कोई सा भी कण फेंक दूँ, उसका संवेग ना हमेशा नियत रहेगा, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा तो। अंडरस्टैंड, समझ गए बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे प्रथम कण के लिए, एक कण के लिए हो चुका है। अब हम दोस्तों द्वितीय कण के लिए, हम अगर 2 कण होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, मतलब इस टाइप के यदि हमारे पास 2 कण हैं, हमारे पास इस टाइप के 2 कण हैं, तो इन 2 कणों के लिए आपका ये जो नियम है वो कैसे क्या हो रहा है उसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों अब हम जो है ना 2 कणों के लिए संवेग पर बात करते हैं। कोई हमारे पास 2 कण हैं, मान लेते हैं कि ये जो ना हमारे पास 2 कण हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास ये 2 कण हैं, ठीक है, जिसमें पहले का द्रव्यमान क्या है, m1, और जो दूसरा कण है, इस दूसरे कण का जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं m2। वो हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, m2 मान लेते हैं। ठीक है, m2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो कण है वो प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u1 और प्रारंभिक वेग u2 से क्या है, गतिमान है। ठीक है, और डेल टी समय पश्चात, कुछ समय पश्चात है ना, इनके संवेग जो वेग है, वेग में परिवर्तन होगा। तो कुछ समय पश्चात मान लेते हैं इसका वेग है v2 और इसका मान जो वेग है वो आपका क्या है, v1 है। क्या है, v1 है। ठीक है, अब ये जो कण है एक दूसरे पर तो कोई बल नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब सॉरी ये जो कण है इन पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा, मतलब बाह्य बल जो है ना इनके लिए क्या है, शून्य है। बाह्य बल इसके लिए भी क्या है मेरे भाई, शून्य है, और इसके लिए भी शून्य है। बट ये जो कण है जब टक्कर करेंगे, हो सकता है इनमें टक्कर भी हो जाए। जैसे मान के चलो ये कण इधर जा रहा है, एक कण इधर जा रहा है, तो इस कण का यदि वेग कम हो जाए और इसका वेग ज़्यादा हो जाए तो ये जो कण है वो इससे आके टकरा जाएगा। बोलो टकराएगा कि नहीं, ये कण जो है ना इससे आके टकरा जाएगा। और जब टकराएंगे, जब एक दूसरे से ये कण जो है ना टकराएंगे तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे, एक बल का निर्माण करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही चीज़ मान रहे हैं कि माना m1 और m2 द्रव्यमान के 2 कण हैं, m1 और m2 द्रव्यमान के 2 कण हैं। ठीक है, m1 और m2 द्रव्यमान के 2 कण हैं जो प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गतिमान है, जो प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गतिमान है। ठीक है, बट
डेल टी समय पश्चात आपस में ये क्या करेंगे, मतलब कुछ समय पश्चात ये टक्कर भी हो सकते हैं, तो कुछ समय पश्चात जब टक्कर करेंगे तो इनके जो अंतिम वेग हैं वो क्या हो जाएंगे, v1 और v2 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये आपस में तो कोई बल नहीं लगाएंगे, आपस में तो कोई बल नहीं लगाएंगे, तो लेकिन जब इनमें अन्योन्य क्रिया होगी, मतलब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो ये बल लगाएंगे। ठीक है, बल लगाएंगे तो मान लेते हैं कि जो आपका पहला कण है, मान लेते हैं कि जो पहला कण है, ये जो पहला कण है, इस पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर जो बल लगाया जा रहा है वो मान लेते हैं F2 है, और दूसरे कण द्वारा देखो आपस में बल लगाएंगे। जैसे मान के चलो तुम्हारा हाथ और मेरा हाथ आपस में लड़ाएं, तो मैं आपके हाथ पे बल लगाऊंगा और आप मेरे हाथ पे बल लगाओगे, बोलो लगाओगे कि नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पहला कण है दूसरे कण पर F2 बल लगा रहा है, और जो दूसरा कण है वो पहले कण पे कौन सा बल लगा रहा है, F1 बल लगाया जा रहा है। तो मतलब आपस में ये बल लगाएंगे, आपस में ये बल लगाएंगे। बाह्य बल तो इनका शून्य होगा, लेकिन ये आपस में जो बल है ना वो लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये दोनों मैंने कण बना दिए, दोनों को समझा दिया, इसकी जो लैंग्वेज थी वो मैंने लैंग्वेज लिखवा दी। ठीक है, लैंग्वेज लिखवा दी। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, गति के जो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम था उस पर बात कर लेता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, तो यहाँ पर लिख दूंगा न्यूटन की गति, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम से हमारा जो द्वितीय नियम है इस पे बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से दोस्तों हमें पता है प्रथम कण दूसरे कण पे बल लगा रहा है और दूसरा कण प्रथम कण पे बल लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्रथम कण के लिए, ठीक है, प्रथम कण के लिए, प्रथम कण के लिए, ठीक है, प्रथम कण के लिए, मतलब ये जो आपका कण है इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम कण के लिए। तो देखो प्रथम कण पे बल कौन सा लग रहा है, F1। क्या लग रहा है, F1। तो न्यूटन की गति से द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F1। क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर होता है डेल P अपॉन डेल T। बोलो होता है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सर सही बात है। ठीक है, तो प्रथम कण पे बल कौन सा लग रहा है, F1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इस प्रथम कण का जो संवेग होगा वो अलग होगा, तो मान लेते हैं वो क्या है, डेल P1, और ये आपका डेल T। इसमें वेक्टर लगा दो, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 हो गया। अब आप द्वितीय कण के लिए बात कर लो, तो द्वितीय कण के लिए, द्वितीय कण के लिए, एक सेकंड, द्वितीय कण के लिए एक सेकंड मेरे भाई, हाँ द्वितीय कण के लिए बात कर रहे हैं। तो द्वितीय कण पे कौन सा बल लग रहा है, F2 लग रहा है, तो ये हमने मान लिया F2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल P2 अपॉन डेल T। ये वेक्टर लगा देना, ये वेक्टर लगा दें, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। तो ये प्रथम कण पे बल आ गया, जो प्रथम कण के लिए जो बल था वो वेक्टर इस पे भी लगा देना, ये था, और द्वितीय कण पे जो बल था वो आ गया F2। ठीक है, तो मतलब हमारा F1 और F2 आ गया। अब दोस्तों आपका न्यूटन की गति के अनुसार ये तो आ गया, लेकिन आपको ये पता है न्यूटन की जब हम गति के द्वितीय नियम पढ़ रहे थे तो हमने बोला था, हमने समझाया था कि न्यूटन की गति के जो तृतीय नियम वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब उसमें हमने सीखा था कि बल ऊपर की ओर लग रहा है तो नीचे की ओर भी लगेगा, और नीचे की ओर लगेगा तो ऊपर की ओर भी लगेगा। मतलब ये दोनों कण आपस में बल लगा रहे हैं, दोनों कण आपस में बल लगा रहे हैं, तो ये एक यदि बल ऊपर की ओर लग रहा है तो एक नीचे की ओर लगेगा। मतलब ये जो दो कण है ना आपस में जब टकराएंगे, दोनों कण आपस में टकराएंगे, तो एक बल यदि इधर को लग रहा है तो दूसरा बल कहाँ को लगेगा, इधर को लगेगा, क्योंकि ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अब न्यूटन के तृतीय नियम से, अब न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। देखो ये दो बल तो लगेंगे, दो बल तो लगेंगे, एक बल इधर को और एक बल इधर को लगेंगे, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। एक उधर को लग रहा है तो एक इधर को लग रहा है, इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत, और दिशाएं विपरीत होने के कारण ये जो हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से F1 और F2 के मान रख दो। तो F1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल P1 अपॉन डेल T, वेक्टर लगा देना, बराबर माइनस डेल P2 अपॉन
डेल टी। बोलो सही बात है, ये डेल F1 का मान रख दिया और ये हमने F2 का मान रख दिया। एनी प्रॉब्लम? इनको पूरा का पूरा उठा के आप इधर ले जाओ। जब इसको हम पूरा का, एक सेकेंड, इसको जब हम पूरा का पूरा उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल P1 वेक्टर अपॉन डेल टी। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। डेल P2 यहाँ वेक्टर लगा देना मेरे भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ वेक्टर मैं भूल जाऊँ तो आप लगा लेना, ठीक है। डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है? देखो इसको मैं इस तरफ ले गया तो बराबर की जब इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप क्या करो, अब एलसीएम ले लो। इसका आप क्या कर लो मेरे भाई, एलसीएम ले लो। थोड़ा सा मैं कैमरे को स्थिति में लाता हूँ ताकि मैं आपको इस तरफ करके आपको पूरा समझा पाऊँ, कोई चीज़ छूटे ना पूरा, ठीक है। चलो ओके, हाँ ठीक है मेरे भाई, अब ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको अब यहाँ समझाता हूँ, मैं आपको अब यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम क्या जाएगा, डेल टी, क्योंकि दोनों के बटे में ही क्या है, डेल टी, ठीक है। और ये हमारा डेल जो है, इसमें डेल है, इसमें डेल है, डेल कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा हमारा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। बोलो सही बात है। देखो डेल टी हमने एलसीएम ले लिया और डेल जो है ना हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बराबर हमारा क्या चल रहा है, 0। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये बटे में चला जाएगा, मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, P1 वेक्टर प्लस P2। ये जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो 0 के साथ गुणा होगा तो 0, और ये बटे में आएगा तो 0 के बटे में आएगा मतलब 0, मतलब टोटल ये बात हमारी 0 ही होने वाली है, ठीक है। ये इधर आया 0, ये बटे में गया 0, टोटल 0 ही आने वाला है, ठीक है। मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। मतलब अगर दो कण भी हैं हमारे, कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि हमारे पास दो कण भी है ना, कितने कण हैं, दो कण भी हैं, तो उन दोनों कणों का जो कुल संवेग है वो भी आपका नियत आएगा, वो भी आपका 0 आएगा। समझ गए ना। तो ये 0 आ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि P1 वेक्टर और P2 वेक्टर का जो योग है वो आपका नियतांक के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, नियतांक के बराबर। मतलब 2 कण हो, 4 कण हो, 10 कण हो, कुछ भी कण हो, उनका जो कुल संवेग होगा वो नियत ही रहने वाला है। कौन क्या रहने वाले भाई मेरे भाई, नियत ही रहने वाली है। तो अंत में दोस्तों एक लाइन लिख लो, अंत में एक लाइन लिख लो, और वो लाइन क्या है, अतः अन्योन्य क्रिया से पूर्व और अन्योन्य क्रिया के बाद, या फिर आप ऐसे करके लिख लो, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कणों के निकाय का कुल रैखिक संवेग, 2 कण के निकाय थे, इनका जो कुल रैखिक संवेग था वो नियत होता है। इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार और इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ, ठीक है मेरे भाई, बढ़ा दूँ आगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा सा हम आगे इसको और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इतना तो हम इस संवेग के संरक्षण के नियम को पढ़ के समझ गए हैं कि जो मान के चलो हमारे पास 2 कण हैं, तो इन दोनों कणों का जो संवेग, जो आपका मान लेते हैं संवेग क्या है, P1 है और इसका क्या है, P2 है। क्या है इसका, P1 और इसका P2। मतलब इतना तो हम समझ गए हैं कि ये 2 कण का जो संवेग पहले था, मतलब जो अन्योन्य क्रिया, मतलब जो टक्कर थी उसके पहले जो संवेग था वो ही अंत में रहा। मतलब टक्कर के पहले जो संवेग था, टक्कर के बाद में वो ही संवेग है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संवेग क्या है, एक नियत राशि है। संवेग जो है ना, किसी भी कण का जो संवेग होता है, यदि बाह्य बल नहीं लग रहा तो संवेग वो नियत रहेगा। ये चीज हम सीख गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अन्योन्य क्रिया से पूर्व जो संवेग होता है और वही संवेग अन्योन्य क्रिया के बाद होता है। मतलब जो पूर्व रहेगा वो ही बाद में रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं अन्योन्य क्रिया से पूर्व संवेग, तो इसका P1 था और इसका P2 था, तो ये P1 और P2, इनकी हम जो वैल्यू रखेंगे, P का जो हमारा सूत्र होता है ना m.v, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग इसका क्या था, u1, प्रारंभिक वेग क्या था u1, और द्रव्यमान क्या था m1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m1 और ये v1 वेक्टर, और इसके लिए क्या हो जाएगा m2, सॉरी m, मतलब प्रारंभिक की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग u1 है, ठीक है। तो ये आपका
U1 और इसके P2 क्या हो जाएगा m डॉट और ये आपका U2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब अन्योन क्रिया के बाद की बात करें तो अन्योन क्रिया के बाद संवेग, अन्योन क्रिया के बाद संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा? संवेग तो चेंज नहीं होगा, तो P1 और ये P2, ठीक है, बट इनकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी क्योंकि अंतिम वेग हमारा अब V1 और V2 है। तो ये हमारा हो जाएगा M1 V1 वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा M2 V2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की वैल्यू संवेग से पूर्व वाली और संवेग से बाद वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर बराबर M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। मतलब जो आपका प्रारंभिक में संवेग है वही आपका कहाँ पर संवेग होगा? अंतिम में संवेग होगा। जितना इसको एक्स्ट्रा करना हो तो कर लेना, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रारंभिक, ये देखो प्रारंभिक था, ये अंतिम था, तो प्रारंभिक अंतिम, ठीक है। तो ये आपको संवेग संरक्षण का जो नियम है टोटली हमने सिद्ध किया दोनों कण के लिए, एक कण के लिए और दो कण दोनों के लिए। तो ये संवेग संरक्षण का टोटली जो नियम है वो फिनिश है। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक बार दिल से वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करना है और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।